Dear students, Assalamu alaikum. This is chapter 4 of BS Material Science 1. In this chapter, we will discuss diffusion mechanism, steady state diffusion, Fick's first law, non-steady state diffusion, Fick's second law of diffusion, and the factors that influence diffusion, and then finally the advantages of diffusions in engineering various type of materials. So this chapter is mainly related to this. Now come to diffusion. What a diffusion? Diffusion in English means spreading. When you put ink into water, what happens? Ink make the water colored, meaning that the ink has been spread within the water. That is what we call diffusion of ink into water. When you put a dye or color into water or anything else, it spreads in it and make the whole thing colored. This is what we call diffusion. So diffusion is the relative flow of atoms or molecules or vacancies or interstices from one material to another material or within the same material of from higher concentration zone to lower concentration zone. जिस तरह पानी अपर लेवल से नीचे की तरफ आती हैं, तो जहाँ पर एटम्स की तादाद ज़्यादा होती हैं और दूसरा जगह है जहाँ पर एटम्स की कंसंट्रेशन कम होती हैं, तो बाय नेचर स्टेबिलिटी के लिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होती हैं, एटम्स की मूवमेंट होती हैं या शिफ्टिंग होती हैं. इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. सो द रिलेटिव फ्लो ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर वैकेंसीज आर इंटरस्टिसेस फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल आर विद इन द सेम मटेरियल from high concentration zone to lower concentration zone is called diffusion. The movement of particles in solids from area of high concentration to area of low concentration resulting in the uniform distribution of substance. Resulting in the uniform distribution of substance. मूवमेंट करता है ताकि सब्सटेंस के अंदर आखिरकार जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो. क्या हो? यूनिफॉर्म, यानी एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन है, दूसरी जगह पे लो कंसंट्रेशन है. तो जब हाई से लो में आती हैं एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सारे मटीरियल के अंदर जो है पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाता है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जिस तरह नेचर लॉ है, सिमिलर चार्जेस को आप आपस में इकट्ठा रखते हैं तो ये एक दूसरे को धक्के देते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो रेस्ट में आ जाते हैं और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओवर द सरफेस इन अ सिमिलर फैशन. उसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन मास ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस द स्पेसिस चेंजेस देयर पोजीशन रिलेटिव टू देयर नेबर्स. मास ट्रांसपोर्टेशन, जब पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने नेबर के लिहाज से अपनी जगह को क्या करता है? चेंज करता है. इन जनरल द डिफ्यूजन टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. इट्स द लॉ ऑफ नेचर के हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाती हैं. तो इसी तरह जो है ये क्या होती हैं? डिफ्यूजन जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं. डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. तमाम में होता है. गैसेस में क्विक होता है डिफ्यूजन, बिकॉज
उसके अंदर जो होती हैं वो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना कि लिक्विड और सॉलिड में होता है। सॉलिड में, लिक्विड में दूसरे नंबर पर डिफ्यूजन क्विक होती हैं और सॉलिड्स में कंपैरेटिवली उनके लिए क्या होती है, स्लो होती हैं। सॉलिड्स को हमने अगर डिफ्यूज़ करना है तो उसको हमने मुख्तलिफ़ तरीके टेम्परेचर वगैरह से या प्रेशर स्ट्रेस वगैरह अप्लाई करने से क्या करते हैं, हम डिफ्यूजन करते हैं। सो द डिफ्रैक्शन रेट इन सॉलिड इज़ वेरी लो because in solid particles are bonded together firmly and they vibrate about their fixed position because their kinetic energy is low and not let them break away easily। इसको आसानी से तोड़ने नहीं देते। सॉलिड्स के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हैं, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती हैं, यानी बाइंडिंग एनर्जी से उसकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हैं वो कम होती हैं और इसीलिए वो बंधे हुए होते हैं, वो आसानी से आज़ाद नहीं हो सकते। सो मैनी प्रोसेसिंग अकरिंग इन मेटल्स एलाइज स्पेशली एट हाई टेम्परेचर आर ड्यू टू सेल्फ डिफ्यूजन आर डिफ्यूजन सिंपली आप कह सकते हो। बहुत से प्रोसेसेस जो मेटल्स में होते हैं, एलाइज में होते हैं, वो उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है और हाई टेम्परेचर देने के बाद क्या हो जाते हैं, उसमें सेल्फ डिफ्यूजन हो जाती है और सिंपली यू कैन से डिफ्यूजन हो जाती है। और इंटर डिफ्यूजन तब होती है जब एक मटेरियल को दूसरे के साथ मिलाएं और उसका एलाय बना दिया जाए, तो इंटर डिफ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सॉलिड में डिफ्यूजन अगर आपने करना है तो उसके लिए मैंने कहा मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कभी स्ट्रेस अप्लाई करो, कभी टेम्परेचर बढ़ाओ, कभी क्या करो। सो these processes play a vital role in many solid state phenomena and in the kinetics of microstructural changes during metallurgical processing and application। ये processes जो होती हैं, यानी solids को fuse करने के processes बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। किस चीज़ में क्या बनाते हैं, कभी तो आप स्टील बनाते हैं, कभी तो आप कोई और चीज़ बनाते हैं जिससे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, जिससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। सो दैट इज़ द डिफ्यूजन इफेक्ट। सो द टिपिकल एग्जांपल इंक्लूड फेस ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लिएशन। इसमें जो टिपिकल एग्जाम्पल, फेस ट्रांसफॉर्मेशन, एक हालत से दूसरे हालत में चला जाना, उसको हीट अप करते हो तो ये लिक्विड स्टेट, मज़ीद हीट अप करते हो तो फिर क्या हो जाता है, किस में चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है। न्यूक्लिएशन, उसको ठंडा करते हो, ग्लास है, मेल्टेड है, फिर उसको ठंडा करो, वो ग्लास की इस तरह रिक्रिस्टलाइजेशन, जब दोबारा उस किसी चीज़ को क्रिस्टलाइज करना हो, सिंगल क्रिस्टल बनाना हो, ऑक्सीडेशन, क्रीप जो होता है, ये सेंटरिंग जब आप करते हैं, सेंटरिंग से मतलब है कि आप कोई कंपाउंड वगैरह, जिस तरह बेरियम का कार्बोनेट है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, अगर उसको हीट अप किया जाए 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उससे बेरियम टाइटानेट कंपाउंड बन जाता है, उसमें डिफ्यूजन हो जाती हैं और एक नई चीज़ बन जाती है जिसको हम बेरियम टाइटानेट कहते हैं। आयनिक कंडक्टिविटी भी असर पड़ता है डिफ्यूजन से। इंटरमिक्सिंग इन थिन फिल्म डिवाइसेस, थिन फिल्म डिवाइसेस में अगर आप इंटरमिक्स, तो ये आपके पास क्या है, ये इफ़ेक्ट ऑफ डिफ्यूजन क्या है जो रोल प्ले करते हैं। डायरेक्ट टेक्नोलॉजिकल यूजेस ऑफ डिफ्यूजन इंक्लूड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एडवांस बैटरी and fuel cell application, semiconductor chip and microfabrication and surface hardening of steel through कार्बोराइजेशन। कार्बन वगैरह मिला के उसमें क्या हो जाता है, उसको हार्ड बनाया जाता है सरफेस हार्डनिंग के लिए, स्टील के लिए। तो ये डायरेक्ट जो हम टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, बैटरीज वगैरह में, फ्यूल सेल एप्लीकेशन में, सेमीकंडक्टर चिप में, माइक्रो सर्किट फैब्रिकेशन में और सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील में, उसमें कार्बोराइजेशन कर लेते हो, यानी कार्बन वगैरह वो मिला लेते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। द नॉलेज ऑफ डिफ्यूजन फिनोमेना इज़ एसेंशियल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ वेरी स्मॉल कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में अगर थोड़े अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ को मिला लें तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत चेंज हो जाती हैं।
पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिला लेते हैं तो उससे उसकी जो है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। बाज़ में ये होता है कि आपने मैकेनिकल आपने स्ट्रेंथ वगैरह को चेंज करना होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होता है, तो आप उसमें से इम्प्योरिटीज़ को मिला लेते हो, कुछ कर लेते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़ कर लेते हैं। और ये डिफ्यूजन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। सो डिफ्यूजन में बी स्टेडी आर नॉन स्टेडी। डिफ्यूजन स्टेडी भी हो सकता है और नॉन स्टेडी, यानी जितना इनफ्लक्स है एक मटेरियल से उतना आउटफ्लक्स है, तो उसको स्टेडी कहते हैं। और स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। उसमें इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर नहीं होता, यानी जो कंसंट्रेशन जो हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन है लो कंसंट्रेशन रीजन में वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो टाइम के साथ साथ क्या होती हैं, वो चेंज होती हैं। सो in steady state diffusion the rate of diffusion is constant, whereas non-steady state the rate of diffusion is not constant, meaning that not constant, it is steady state diffusion is time independent and non-steady state diffusion is time dependent. This is the difference between the two. So type of diffusion, come to type of diffusion. One is self diffusion. Self diffusion means the shift of thermally excited atoms from crystal lattice site to neighbor site of interstices. अगर आप किसी मटीरियल को टेम्परेचर दे दो तो एटम थर्मली एक्साइट हो जाते हैं और वो जम करके क्या क्या चला जाता है, नेबर साइट में और इंटरस्टिसेस में चला जाता है, यानी वाइड्स जो होते हैं उसमें चला जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ डिफ्यूजन कहते हैं। मीनिंग दैट विद इन द मटीरियल द एटम्स आइदर होपिंग जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर चेंजिंग इट्स पोजिशन। जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे उसको ज़्यादा एनर्जी उससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, तो एटम अपना साइड छोड़ देता है और दूसरे जगह पे चला जाता है, या तो वाइड्स के अंदर चला जाता है, इंटरस्टिसेस में चला जाता है, या फिर क्या हो जाता है दूसरे एटम की जगह ले लेता है और उसको धक्का दे देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ डिफ्यूजन मैकेनिज्म कहते हैं। एक है इंटर डिफ्यूजन। दिस इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन बाइनरी मेटल, यानी इस मैंने सेल्फ का क्या कहा, अपने अंदर। इंटर का मतलब है कि ये एक मेटल ही दूसरा है, उसको मैंने मिक्स कर दिया, फ्यूज़ कर दिया, तो इसको इंटर डिफ्यूजन कहते हैं। एक होता है सेल्फ के, इसके अंदर इसको गर्म करो, इसके अंदर एटम्स हॉपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दैट इज सेल्फ डिफ्यूजन। एक ये होता है कि एक मटेरियल को दूसरे के साथ मिला लो, तो मिलाने से क्या होता है, उसके अंदर डिफ्यूजन होती है, एक मटेरियल से एटम या मॉलिक्यूल दूसरे में चले जाते हैं, इसको इंटर डिफ्यूजन कहते हैं। सो दिस इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन बाइनरी मेटल फॉर एलाइज। फॉर एग्जांपल कापर निकल बाइनरी सॉलिड सोल्यूशन में होता है, कापर और निकल आपस में क्या होते हैं, इंटर डिफ्यूज़ होते हैं, इसको हम इंटर डिफ्यूजन कहते हैं, नाम से जाहिर है। वॉल्यूम डिफ्यूजन, वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम के अंदर। दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज काज्ड ड्यू टू एटॉमिक मोशन विद इन द बल्क within the volume of the material, within the bulk of the material or volume of the material। इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये 3D वो होता है, डिफ्यूजन होता है, कोई ऊपर से नीचे आता है, कोई लेफ़्ट से राइट जाता है, कोई टॉप से बॉटम जाता है, वगैरह वगैरह। ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन, आपको मैंने पॉलीक्रिस्टलाइन में मटेरियल में पढ़ाया था कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं इसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स क्या या डोमेन्स, आपको दूसरे अल्फाज में मैग्नेटिक में उस मटेरियल में आपने डोमेन का नाम दे दिया, उसके अंदर डायपोल्स होते हैं। ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, डायपोल्स होते हैं, और हर ग्रेन के अंदर डायपोल पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, और डिफरेंट डायपोल्स के अंदर जो होती हैं डिफरेंट होती है उसकी ओरिएंटेशन, सेम के अंदर सेम लेकिन डिफरेंट डायपोल। तो उन डायपोल्स उन ग्रेन्स को सेपरेट किया होता है एक लेयर ने, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेन बाउंड्री, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। तो ग्रेन बाउंड्री के थ्रू भी क्या होती है, डिफ्यूजन होती है कि एक से चला जाए दूसरे में चला जाए, ग्रेन बाउंड्री के थ्रू। दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज काज्ड बाय द एटॉमिक मूवमेंट अलोंग द ग्रेन बाउंड्रीज ओनली, यानी ग्रेन बाउंड्री के थ्रू जो है वो जंप लगा लेता है दूसरी सरफेस, तो उसको ग्रेन सरफेस डिफ्यूजन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज काज्ड ड्यू टू एटॉमिक मूवमेंट अलोंग द सरफेस ऑफ ए फेज,
जब भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन होती है सॉलिड से लिक्विड में, तो एक डिफ्यूजन होता है, और उस डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सरफेस डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस डिफ्यूजन। यानी सरफेस के थ्रू जो है ये स्किप करता है एटम ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है वगैरह वगैरह, या क्यूबिक से ऑर्थोगोनल में चला जाता है, एंड अ लॉट ऑफ एल। डिफ्यूजन मैकेनिज्म क्या है? डिफ्यूजन मैकेनिज्म, different methods have been adopted or suggested to explain the process of diffusion. Most of these mechanisms are based on the vibrational energy of atoms in the solid. Solids के अंदर चूंकि atoms वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो जो डिफ्यूजन मैकेनिज्म है वो मोस्टली डिपेंड करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड। These diffusion mechanism include a direct interchange, डायरेक्ट इंटरचेंज होता है, साइक्लिक इंटरचेंज होता है कि इसी तरह होता हुआ इस तरह जो है डिफ्यूज़ हो गया। इंटरस्टिशियल होता है यानी वाइड्स के थ्रू होता है, वैकेंसीज के थ्रू होता है, एंड मेनी मोर टेक्निक्स। यानी डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसेस, साइक्लिक भी होता है, तरीका ये एक प्रॉपर साइकिल होता है उसके थ्रू होता है क्रिस्टलाइजेशन वगैरह के लिए। द मोस्ट प्रॉबेबल मैकेनिज्म जो इंटरस्टिशियस के ज़रिए से होता है कि एक जगह से दूसरी जगह वाइड जो है वो शिफ्ट हो, वैकेंसीज वगैरह की वजह से हो सकता है। सो द मोस्ट प्रॉबेबल मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन इज़ the one in which the magnitude of energy barrier or activation energy must be overcome by atoms is the lowest. The most probable mechanism of diffusion is the one in which the magnitude of energy barrier or activation energy must be overcome by moving atom in the lowest। यानी जो मूविंग एटम होता है उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, इसको बैरियर कहते हैं। उस बैरियर को तोड़ने के लिए यानी या तो जंपिंग करते हैं, हॉपिंग करते हैं, जो लोवेस्ट एनर्जी होती है उसको तोड़ने के लिए हम उतना एनर्जी देंगे कि ये उस बैरियर को क्रॉस करे, तब जो है डिफ्यूजन होगी, अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं होगी। सो एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन द इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स एंड क्रिस्टल लेटस डिफेक्ट फोर्सेस दैट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ट्रांसफ़र। एक्टिवेशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड्स की एनर्जी अगर स्ट्रांग है, ठीक, आपके पास आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, एटॉमिक बॉन्ड है, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी आपने उसको ज़्यादा एनर्जी देना होगा एक्टिवेट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। और दूसरा क्या होता है, लेटेस्ट डिफेक्ट फोर्सेस, अगर लेटेस्ट के अंदर डिफेक्ट्स वगैरह हैं तो वो भी फैसिलिटेट करता है किसको, डिफ्यूजन को। और उस पर सो द एक्टिवेशन एनर्जी एट द ग्रेन बाउंड्री इज़ ओनली 1/2 ऑफ दैट इन द होल वॉल्यूम ऑफ द ग्रेन। अच्छा जी, सरफेस पे चूँकि नज़दीक होता है एटम, उससे ऊपर नहीं होते उसको बाउंड करने के लिए, तो उसको थोड़ी कम एनर्जी हो जाए, तो वो जो कैलकुलेटेड है तकरीबन 1/2 होती हैं, 1/2 ओनली 1/2 यानी आधा होता है इन द होल वॉल्यूम ऑफ द ग्रेन, जो कि होल वॉल्यूम ऑफ द ग्रेन। यानी सरफेस पे जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या होती है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम के, क्योंकि जब वॉल्यूम के अंदर जाते हो तो द एटम्स आर आयंस आर मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय अनदर एटम्स एंड दे आर टाइटली बाउंड, वेयर सरफेस जो होता है, सरफेस पे जो एटम होते हैं वो सिर्फ लोअर के साथ बाउंडेड होते हैं, ऊपर उसके लिए स्पेस होती है। अगर उसको एनर्जी दे दिया जाए तो सबसे पहले एस्केप करने का चांस जो होता है वो सरफेस वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स को होता है। फॉर मेटल एटम्स द वैकेंसी मैकेनिज्म ऑफ diffusion is the most probable and the element with a small atomic radius the interstitial mechanism। मेटल्स के लिए वैकेंसी जो है डिफ्यूजन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर लेता है, और छोटे छोटे रेडियाई का जो है एटम्स, जिस तरह हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जो कि किस चीज़ में जाते हैं, वाइड्स में जाते हैं, जो कि स्पेसेस में जाते हैं, एटम्स के दरमियान जो खाली जगह होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, उसमें जाते हैं, तो उसके थ्रू वैकेंसीज। अब हम आते हैं कि वैकेंसी मैकेनिज़्म क्या है। वैकेंसी मैकेनिज़्म ऑफ डिफ्यूजन,
So this is one of the most dominant diffusion process, especially in face-centered cubic crystals, body-centered cubic crystal, hexagonal closed pack metals and solid solution alloys. यानी ये वैकेंसी डिफ्यूजन मैकेनिज्म जो है वो मोस्ट प्रोबेबल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज्ड मेटल्स और सॉलिड सॉल्यूशंस में. द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कंप्राइज ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड to create a vacancy and that required to move it. एक्टिवेशन एनर्जी इस प्रोसेस के लिए क्या होती है, वो क्या है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है टू क्रिएट अ वैकेंसी, कि वैकेंसी को क्रिएट करे, डेवलप करे, एंड देट रिक्वायर्ड टू मूव इट, और जो उसको फिर मज़ीद मूवमेंट दे दे, एटम को एक जगह से दूसरी जगह. सो diffusion by the vacancy mechanism can occur by atoms moving into adjacent sites that are vacant. तो एटम जहाँ पर वैकेंट साइट होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ए वैकेंट साइट पे एटम आते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं. तो ये वैकेंसी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. So in pure solids, during diffusion by this mechanism, the atoms surrounding the vacant site shift their equilibrium position to adjust for the change in binding that accompanies the removal of metal and its valency electron in pure solid में during diffraction by this during diffusion by this mechanism, जो इस mechanism से vacancy mechanism से diffusion होती है, the atoms surrounding the vacant site shift their equilibrium position. जो इस vacant site के इर्द गिर्द एटम है वो adjacent यानी उसको tilt कर जाते हैं vacancies की तरफ, to adjust for change in binding energy में change हुआ, that accompanies the removal of metal ion and valency electron. और इस तरह क्या होता है, इससे रिमूवल ऑफ मेटल आयन और इसी तरह वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम्स में वो जो होता है वो जा सकता है. वी कैन एज्यूम, हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं, we can assume that the vacancies move through the lattice and produces random shift of atoms from one lattice position to another resulting of atom jumping. यानी एक एटम दूसरी जगह पे जंप कर जाता है, उसको हम हॉपिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, हॉपिंग कहते हैं. यूजुअली ऑक्सीजन वगैरह जो है वो हॉपिंग करते हैं मुख्तलिफ मटीरियल में. कंसनट्रेशन चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये कंसनट्रेशन चेंज होते हैं डिफ्यूजन की वजह से वक्त के साथ साथ. वी मस्ट नोट दैट वैकेंसीज आर कंटिन्यूअली बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एट द सरफेस ग्रेन बाउंड्रीज एंड सूटेबल इंटीरियर पोजीशन. वैकेंसीज सरफेस बाउंड्रीज पे भी उधर से अगर जो सरफेस वाला एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं वो मूव कर जाते हैं, उड़ जाते हैं उससे, तो क्या हो जाता है वहाँ पर सरफेस पे रह जाते हैं या इंटीरियर पोजीशन पे बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती हैं, तो उसको इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि एटम क्या कर जाता है, अपना पोजीशन छोड़ जाता है. ये जो है आपके पास क्या होती हैं, वैकेंसीज़ की शिफ्टिंग का तरीक़ाकार होता है. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, डिसलोकेशंस है. वी मस्ट नोट दैट वैकेंसी आर कंटिन्यूअली बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एट द सरफेस ग्रेन बाउंड्रीज एंड सूटेबल इंटीरियर पोजीशन. फॉर एग्जांपल, dislocation meaning that which atom is displaced from its position to another position. This process is temperature dependent mechanism and the rate of diffusion increases rapidly with increases temperature. Rate of diffusion क्या होता है, increasing temperature के साथ बढ़ता रहता है. बेरियम कार्बोनेट और टाइटेनियम ऑक्साइड को अगर आप मिलाएं
तो जो टेम्परेचर बढ़ती जाती है, डिफ्यूजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, तो 1400 डिग्री के बाद जो है उसमें तकरीबन कंप्लीट डिफ्यूजन होती है और एक नया मटेरियल, नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम बेरियम टाइटानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरियम टाइटानेट। If a solid is composed of a single element, that is pure metal, the moment of thermally excited atom from the site of the crystal lattice to an adjacent site or interstices is called self diffusion, because the moment of atom and the solids are the same chemical elements. देखो मैंने आपको पहले क्लियर, सेल्फ डिफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया कि अगर आप सेम मटेरियल को क्या करते हो, हीट अप करते हो और थर्मली एक्साइटेड एटम जो है एक साइड से दूसरे साइड में चले जाते हैं या इंटरस्टिसेस में चले जाते हैं विद इन द सेम मटेरियल, तो केमिकल एलिमेंट क्या होते हैं? वही हैं और उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ डिफ्यूजन। द सेल्फ डिफ्यूजन इन मेटल इन विच एटम्स ऑफ द मेटल itself migrate in random fashion throughout the lattice occur mainly through this mechanism. सेल्फ डिफ्यूजन जो मैंने आपको बताया टेम्परेचर होता है, वो होता है यानी मेनली इसकी वजह से होता है मटेरियल के अंदर कि उसको हीट अप करते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वी नो दैट copper and nickel are mutually soluble in proportion in solid state and form substitutional solid solution. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेटिंग ऑफ निकल ऑन कापर, यानी अगर आप निकल प्लेटिंग कर लेते हो कापर पर, एंड मैनी मोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आयरन और कार्बन वगैरह को मिला लेते हो तो स्टील वगैरह बन जाती है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग। ये देखो ये वैकेंसी है, ये रेड जो है आपको क्या दे रहे हैं? ये देखो मूवमेंट कर रहे हैं, एटम इधर से आ जाता है तो ये वैकेंसी छोड़ जाता है और इधर से चला जाता है, ये इधर आ जाता है। तो इसी तरह जो है डिफ्यूजन होता है, यानी एटम जो होता है मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह और वैकेंसी शिफ्ट हो रही है। देखो, सो दिस इज़ द रिलेटिव शिफ्ट ऑफ वैकेंसीज, सो दैट इज़ आल्सो वैकेंसी डिफ्यूजन मैकेनिज्म, दैट इज़ व्हाट वी कॉल वैकेंसी डिफ्यूजन मैकेनिज्म। और ये वैकेंसी को फिल करने के लिए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और ये वैकेंसी फर्दर भी पुश हो सकती है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल वैकेंसी डिफ्यूजन मैकेनिज्म। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन मैकेनिज्म। अगर आप किसी मटीरियल के अंदर स्मॉलर आयनिक रेडियाई के एटम्स को मिला लें तो मोस्ट प्रॉबेबली वो लेटेस्ट साइट को नहीं लेगा, मोस्ट प्रॉबेबली क्या करेगा? वो जो वाइड्स हैं, वो जो एटमों के दरमियान जो स्पेसेस है उसको ऑक्यूपाई करेगा, और इसको हम इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन मैकेनिज्म कहते हैं। इन दिस केस द डिफ्यूजन एटम इज़ नॉट ऑन अ लेटेस्ट साइट but on the interstices side. Interstitial, I have cleared it. It is the empty spaces between atoms or molecules of material. The diffusing atom is free to move to any adjacent interstices unless it is already occupied. ये जो क्या होता है, ये जो स्मॉलर एटम है ये मूवमेंट करते रहते हैं हत्ता कि वो खाली जगह को क्या कर दे, पालें और उसमें सेटल हो जाएं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ देयरफॉर कंट्रोल्ड ओनली बाय द ईज विद विच अ डिफ्यूजिंग एटम कैन मूव इनटू इंटरस्टिसेस। जब ये इंटरस्टिसेस में चला जाता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि जब डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, जिस तरह आप शरबत में चीनी को मिलाते हैं तो जितना ज़्यादा चीनी को मिलाते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो जितनी इंटरस्टिशियल स्पेसेस वो बढ़ते जाते हैं तो उसमें फिर जो है डिफ्यूजन के लिए जगह नहीं रहती। सो theoretically at very high impurity concentration movement may be restricted by the presence of atoms in the adjacent interstices. यही वाली बात है कि अगर आपके पास ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आपने मिला लिया है, लो आयनिक रेडियाई वाला, तो वो जाएंगे और जल्दी जो इंटरस्टिशियल पोजीशंस है उसको ऑक्यूपाई करेंगे और मज़ीद जो है उसके लिए जगह नहीं होगी। सो इन प्रैक्टिस हाउएवर इट इज़ वेरी लाइकली दैट अ न्यू फेज़ वुड बी फॉर्म बिफोर दिस हेड इफेक्ट, यानी अगर सॉल्युबिलिटी जब कम हो जाती है तो ये नए फेज़ में चला जाए, कोई नया चीज़ बन जाता है उससे, और यही हम कहते हैं कि मटेरियल के प्रॉपर्टी। ये देखो, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये छोटा एटम है, इधर आ गया है,
इधर आ, इधर इधर, और ये भर जाता है, तो अगर आप उसमें मज़ीद एटम मिलाते हो तो वो लेने से इनकारी हो जाता है और दूसरा फेज़ अपीयर हो जाता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यही वो चीज़ें हैं, जब हम किसी चीज़ एक चीज़ में दूसरे को डिफ्यूज़ करते हैं तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी वगैरह ये तब्दील होती हैं। या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कोई अच्छा कंडक्टर, कोई हाईली रेजिस्टिव बन जाता है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसकी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटीरियल्स। और आपको पता है कि मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ की चीज़ों को हम मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम मटीरियल को इंजीनियरिंग के लिए यही चीज़ें। सो दिस मैकेनिज़्म इज़ वाइटल फॉर द फॉलोइंग केसेस, यानी इंटरस्टिशियल मैकेनिज़्म किन किन से ये the presence of very tiny atoms in the interstices of lattice affect the mechanical properties of metal to high degree. मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी इंटरस्टिसेस जब बढ़ जाते हैं तो उसकी डेंसिटी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, उससे उसकी ब्रेटलनेस वगैरह ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती है, मैग्नेटिक भी चेंज होती हैं वगैरह। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कैन बी डिफ्यूज्ड इन मेटल ईजिली एट लो टेम्परेचर। चूँकि इसके आयनिक रेडियाई बहुत छोटे होते हैं तो ये आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं स्टील वगैरह बनाने के लिए। अब हम आते तीसरा, इंटरचेंज मैकेनिज़्म। इंटरचेंज, अगर एक एटम दूसरी जगह के ले लें, एक मालिक्यूल दूसरी की जगह ले लें, इसको इंटरचेंज कहते हैं। द एटम एक्सचेंज प्लेसेस थ्रू रोटेशन अबाउट द मिड पॉइंट इन इंटरचेंज मैकेनिज़्म। रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल बेरियम टाइटनेट है, उसमें हम कैल्शियम को मिलाते हैं तो कैल्शियम जो है वो रिप्लेस करता है बेरियम को, और अगर हम जर्कोनिया को मिलाते हैं तो जर्कोनिया जो है वो रिप्लेस करेगा क्या, टाइटेनिया को। वो डिपेंड करता है कि कंपेटेबल साइजेज़ हैं, आयनिक साइजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो आप रिसर्च करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आयनिक साइजेज़ जो हैं सोल्यूशन में कितना रोल प्ले करते हैं, ये डिफ्यूजन का मौका देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं आपके पास। सो द एटम एक्सचेंज प्लेसेस थ्रू रोटेशन अबाउट अ मिड पॉइंट इन इंटरचेंज मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, सो इट इज़ अनडिज़ायरेबल इन मोस्ट सिस्टम में ये वाला डिफ्यूजन जो होता है वो नहीं होता अनडिज़ायर, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जिस तरह मैंने कहा कि बेरियम कार्बोनेट और टाइटेनियम ऑक्साइड से जब आप बेरियम टाइटानेट बनाते हो तो उसको तकरीबन 1400 प्लस टेम्परेचर देना होगा ताकि उसको डिफ्यूज़ किया जा सके और उससे सिंगल कंपाउंड बेरियम टाइटानेट को बनाया जा सके। 2 or more adjacent atoms jumps or hopping process को past each other and exchange positions, but the number of sites remains constant. साइट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब देखो बेरियम टाइटानेट है, उसमें आपने 20 कैल्शियम मिला दिए तो इधर बेरियम 20 आपने कम करना होगा, तो वो जो 20 प्लेसेस ऑफ बेरियम हैं वो कैल्शियम ले लेगा, यानी साइट्स में कोई चेंज नहीं आएगी, साइट की तादाद वही रहेगी। फॉर BCC क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, दिस इंटरचेंज में बी 2 एटम और 4 एटम्स, यानी ग्रुप की सूरत में 2-2 या 4-4 एटम्स, इसको जीनर रिंग कहते हैं। दिस इंटरचेंज मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस लोकल डिस्टॉर्शन इन द स्ट्रक्चर, लोकल डिस्टॉर्शन पैदा कर लेती है जिससे इसकी डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ये चेंज हो जाती हैं। In this mechanism, a number of diffusion couples of different composition are produced. Diffusion couples meaning that 2 2s or 4 4s, which are objectionable, जो कि objectionable हैं. This is also termed as Kirkendall's effect, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे later on in this chapter. Kirkendall was the first person to show the inequality of diffusion by using alpha brass or copper couple. Kirkendall showed that zinc atoms diffused out of brass into copper more rapidly
then copper atoms diffused into brass. यानी जिंक की डिफ्यूजन रेट क्या है, वो ज़्यादा है into copper rather than copper into zinc. Due to a net loss of zinc atoms, wide vacancies can be observed in the brass. चूँकि जिंक एटम का बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, वैकेंसीज ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी, उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा है कंपेयर टू किरकेंडाल्स इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन किरकेंडाल इफेक्ट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे. वी मे नोट दैट द प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट इज़ इन मेटल क्लेडिंग, मेटल के क्लेडिंग में, सेंटरिंग में, डिफॉर्मेशन में, क्रीप वगैरह जो है, डिफॉर्मेशन किसको कहते हैं, क्रीप वगैरह ये जो होती हैं, इसमें इसका बड़ा वाइटल रोल है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट दी डिफ्यूजन. कि डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन ये है कि अगर एटम्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, या वैकेंसीज हैं, या इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, उसकी रिलेटिव मूवमेंट होती है विद इन द सेम मटीरियल और एमंग डिफरेंट मटीरियल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन्स कहते हैं. और डिफ्यूजन जो होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है. कोई हाई टेम्परेचर से होता है या टेम्परेचर से होता है, कोई फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करने से होता है, एंड लॉट ऑफ मोर प्रोसेसेस फॉर दैट. डिफ्यूजन ये होता है सेल्फ डिफ्यूजन होता है विद इन द सेम मटीरियल. अगर एक एटम दूसरी जगह पे चला जाए, एक वैकेंसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होकर, एक इंटरस्टिशियस जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट करता जाए, तो ये क्या होता है, सेल्फ डिफ्यूजन होता है. लेकिन अगर दो चीज़ों को मिला दिया जाए और उसको वो कर दिया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए, तो उसको इंटर डिफ्यूजन कहते हैं. क्या कहते हैं, इंटर डिफ्यूजन कहते हैं. और एक होता है इंटरचेंज डिफ्यूजन होता है, जिसमें एक लेटेस्ट एटम जो होता है दूसरे को रिप्लेस कर लेता है. यानी जब आप उसको मिला लेते हैं और लेटेस्ट साइड्स की तादाद क्या होती है, उसमें बराबर रहती हैं. ये तमाम जो है चीज़ें हैं जो कि हम डिफ्यूजन के बारे में हम डिस्कस. तो सिंपली बात है कि डिफ्यूजन इज़ अ सेंटरिंग प्रोसेस. डिफ्यूजन इज़ ए सेंटरिंग प्रोसेस. So we in the next lecture we will come to the Fick's first law, and followed by Fick's second law, and then factors affecting diffusion, and then Kirkendall's effect. So that will be the final topic of this chapter. We were supposed to teach you 60% of the course, but fortunately I am trying to finish by 100%. It's 80% of your course. Eid Qurban is coming, so say Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik, la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika laka labbaik. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक. जज़ाकल्लाह. God bless you all and happy Eid to all of you. Thank you very much for today.